Hello, now we are starting with an circular motion. Circular motion is the most important topic of the 11th physics. Okay, now we are starting with a circular motion. पहले हम circular motion की definition देख लेते हैं. When an object or body moves along circumference of circle, then that motion is called as circular motion. ये तो हो गई भाई डेफिनेशन. अभी हम देखते हैं एक्चुअल में सर्कुलर मोशन होती क्या है. ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के कुछ टॉपिक्स. ये कोई सर्कल है, कौन सा भी एक सर्कल है, और मान लेते हैं इसकी ये रेडियस है आर. ओके, मान लेते हैं कि इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ये एक मास एम है. अगर ये मास सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा घूमेगा और घूमता ही जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन. मतलब अगर ये मास इस जगह पे कोई हो सकता है, मैं यही मास है या और कोई भी, मतलब कार, कुछ भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा घूम रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं. अभी एक क्या लूँ ये ले, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, मास है. ओके, जैसे कि यहाँ रखा है, ये है मास एम का मास, जो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मास एम है, जिसका कि मास एम है, और ये है सेंटर और ये है रेडियस. हाँ, तो अब मान लेते हैं कि ये ऐसे घूम रहा है, तो ये किस चीज में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है. तो ये क्या हुआ, सर्कुलर मोशन. ये जो मास है वो जो घूम रहा है ना, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा घूम रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन. ये जो मास है वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये कहाँ घूम रहा है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा. सो इसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन. ओके, चलो, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा घूमती है तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या मास सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा घूमता है तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन. ओके, चलो पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, किसी भी टी टाइम पे ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. हाँ, यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट करें तो अगले टी टाइम के बाद ये कहीं यहाँ पे है. ओके, कहीं यहाँ पे होगी, ये एंगल होगा थीटा. ओके, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द बॉडी. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी और द ऑब्जेक्ट. ओके, देन एक्चुअल पाथ कवर कौन सा हुआ है, सर्कमफ्रेंस के अलावा. सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कमफ्रेंस के अलावा बॉडी जो घूमती है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा जो बॉडी घूमती है उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन. तो सर्कमफ्रेंस के अलावा जो होगी इसकी मोशन वो होगी ये हो गया इसका डिस्टेंस. एक्चुअल पाथ कवर्ड मींस ये क्या हुआ इसका डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं, ये इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, कहीं तो देखा हुआ ये आर्क है ना, ये क्या है, आर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज नथिंग बट द आर्क को कैसे लिख सकते हैं, आर थीटा. ओके, लिख सकते हैं डिस्टेंस को आर थीटा. ये क्या हुआ, आर्क. अभी डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between. Distance is the actual path covered, and displacement is the shortest distance between final position and initial position. Okay, distance is actual path covered, and displacement is shortest distance between final position and initial position. Shortest distance between final position and initial position. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ये हो गया. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअल, मतलब डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन निकालने के तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट. इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द It is the shortest distance between the final position and initial position. And actual path covered distance. Then ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2d sin थीटा बाय
2 आ गया। तो हम इसके बाद में इसके बाद देख लेते हैं। एक बार ये लिख लो, इसके बाद देखते हैं। चलो हो गया, पॉज करके लिख लेना। एक सेकेंड ना, चल रहा है क्या नहीं देखता हूँ एक बार। चलो चलो तो ये तो हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि यार ये जो मोशन है ये कैसी मोशन है। ओके, और एक चीज नोट करके लिख लेना, एक चीज वहां पे नोट करके लिख लेना, जब तक किसी भी क्वेश्चन में हमको नहीं बताएंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना है, तब तक हम मान के चलेंगे कि उसका रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका सेंटर है। ओके, रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका क्या है, सेंटर। ओके, जब तक हमको कोई नहीं बताएगा कि सेंटर से हटके हम कहीं से देख रहे हैं, तब तक हम मान के चलते हैं सर्कुलर मोशन की उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट उसका सेंटर है। ओके, चलो अभी हम देखते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। ओके, सर्कुलर मोशन का पोजीशन वेक्टर देखते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, इसका जो ये है रेडियस r। ओके, और किसी भी t टाइम के बाद ये एक ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर मोशन रेस से स्टार्ट करा, और किसी भी t टाइम के बाद वो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है। ओके, इस पॉइंट पे हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है, और हम मान के चलते हैं कि ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ओके, देन इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, ये r का पोजीशन वेक्टर। ओके, अभी ये r है और ये है थीटा, x एक्सिस है। हाँ, ओके, एक x एक्सिस है, इसका एंगल है थीटा। अगर ये r है तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा होगा, अगर ये r है तो इसका ये x वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, अगर ये r है, रिजल्टेंट वेक्टर अगर r है तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा r cos थीटा, एंड y डायरेक्शन में r sin थीटा। ओके, अगर समझ में, तो अगर ये रिजल्टेंट है तो इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, r sin थीटा, और x डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, r cos थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r sin थीटा। ओके, मैंने बस ये वेक्टर आके यहाँ पे रख दिया। ओके, तो अभी मेरे को ये चीज बताओ, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो रहना। अभी ये ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में r cos थीटा पे। ओके, x डायरेक्शन में अभी ये r है तो इसका x कंपोनेंट कौन सा है, r cos थीटा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो x डायरेक्शन में r cos थीटा पे। ओके, देन पोजीशन वेक्टर r cos थीटा, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, i कैप, प्लस जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है r sin थीटा। मतलब ये बॉडी y डायरेक्शन में या y एक्सिस पे कहां पे है। ओके, ये तो एक कंपोनेंट। उसके बाद ये जो बॉडी है ये y एक्सिस में या y डायरेक्शन में कहां पे है। पोजीशन वेक्टर लिखना मतलब क्या है, उसकी एक्चुअल पोजीशन लिखना, वो कहां पे है, x डायरेक्शन पे कहां पे है और y डायरेक्शन में कहां पे है। ओके, देन उसका y कंपोनेंट कौन सा है, r sin थीटा, और इसका y में यूनिट वेक्टर कौन सा लिखते हैं, j कैप। ओके, देन यहां से ये कंक्लूड होता है कि सर्कुलर मोशन इज 2D। ओके, अभी 2D एंड 1D में फर्क क्या है। 1D मतलब कोई भी मोशन अगर एक ही डायरेक्शन में x या y डायरेक्शन में, x या y दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में हो रही होगी तो उसे 1D मोशन, या आप उसे कहते हो काइनेमेटिक्स। ओके, अगर कोई भी बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब डायरेक्शन ना चेंज करते हुए किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब x डायरेक्शन में तो x ही डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर कोई भी बॉडी y डायरेक्शन में जा रही है तो y एक्सिस पे ही मूव करेगी। मतलब अगर कोई बॉडी इस तरह जा रही है तो x डायरेक्शन में ही जाएगी, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो वो ऊपर ही जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, 1D मोशन, या आप सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ओके, 1D मोशन में कभी भी बॉडी इस तरह नहीं जाएगी,
क्योंकि ये एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि अभी 2D मोशन मीन्स क्या, 2D मोशन मीन्स जब बॉडी प्लेन में मूव करना स्टार्ट कर दे, मतलब एक्स वाई प्लेन में मूव करना स्टार्ट कर दे, मतलब एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं 2D मोशन। एंड 2D मोशन में एक आपका 2D मोशन में आप कौन सा यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन और सर्कुलर मोशन इज आल्सो 2D मोशन। इसलिए सर्कुलर मोशन आप जब कभी भी पढ़ोगे, मतलब आपको जब स्कूल में पढ़ाएंगे या ट्यूशन में पढ़ाएंगे या क्लासेस में पढ़ाएंगे, किसी भी क्लास में, किसी भी ट्यूशन में या किसी भी स्कूल में, आपको जो भी आपके सर है वो पढ़ाएंगे, वो सर्कुलर मोशन को कभी भी मोशन इन प्लेन के बाद पढ़ाते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन इज अ 2D मोशन। जब आपको 1D और 2 मोशन इन प्लेन का नॉलेज आ जाए तो आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन इज द 2D मोशन। ओके, यहां से कंक्लूड होता है कि सर्कुलर मोशन इज द 2D मोशन। ओके, तो आगे चलते हैं। अभी एक चीज मैं बताना चाहता हूं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। वन डी मोशन में वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाय dt, या वेलोसिटी को हम लिखते हैं स्पीड इनटू डायरेक्शन। और हम 1D में स्पीड या वेलोसिटी को सेम ही मानते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट होती है। कैसे, आप पूछोगे कैसे, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज करे बिना, तो अगर बॉडी इस यहाँ पे मूव कर रही है, मान लेते हैं ये कार है, ये कार है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, 4 किलोमीटर तक ये गाड़ी गई, मान लेते हैं ये यहाँ पे कहीं आ गई टी टाइम के बाद। ओके, टी टाइम के बाद कहीं वहां पे गाड़ी चली गई, तो अभी इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड, और फाइनल इनिशियल पोजीशन भी सेम हो गया, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम। इसका मतलब क्या है, स्पीड, इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है। ओके, डायरेक्शन सेम है और जो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ कवर्ड इज इक्वल, दोनों भी बराबर होंगे, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड क्यों, डायरेक्शन कांस्टेंट है। इसी तरह एंगुलर में, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इक्वल्स टू सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड। क्यों वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट है। हाँ, डायरेक्शन कांस्टेंट है, मान लेते हैं बॉडी यहाँ पे है, उसके बाद कई किसी टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे है, किसी टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे है, किसी टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे है, किसी टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे है, किसी टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम ही है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड, इसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि अगर एंगल में किसी भी सर्कल में ही मूव कर रही है ना, तो डायरेक्शन तो सेम हो गई। तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर ये बॉडी यहां से मूव करके अगर यहाँ यहीं पे आ गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0। समझ में आ रहा है, अगर बॉडी लूप में मूव कर रही है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो सर्कल में घूम रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड हम बोल सकते हैं। ओके, चलो, इट इज द शॉर्टेस्ट कांसेप्ट जो कि मेरे को समझ में आया पढ़ते पढ़ते। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर स्पीड। ओके, एंगुलर स्पीड। ओके, एंगुलर स्पीड,
एंगुलर स्पीड या यहाँ पे सिर्फ हम एंगुलर मतलब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड तो सेम ही होती है। ओके, डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे, जब किसी भी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन पूछा होगा तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम ही होता है। ओके, देन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी दो टाइप की होती है। एक होती है इन टाइम टी, पहली होती है इन टाइम टी, जो कि होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अभी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, ये समझो कि अगर कोई भी बॉडी 15 सेकंड मतलब किसी भी टाइम में मतलब 15 सेकंड के इंटरवल में वो बॉडी मूव कर रही है, मतलब ऐसे समझो कि 15 सेकंड में ये बॉडी, कोई भी बॉडी अगर 4 किलोमीटर जा रही है, मतलब ये कार जो है ना वो 15 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है x। ओके, तो वो जो 15 सेकंड का टाइम इंटरवल है ना, पूरा टाइम इंटरवल जो कि 15 सेकंड का है, उस टाइम इंटरवल में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? ओके, जो कि x डायरेक्शन कवर करेगी। मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में का डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा, टोटल टाइम, जो कि टोटल टाइम होगा 15 सेकंड, 16 सेकंड या 17 सेकंड, जो भी टाइम होगा ना, जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम इंटरवल में वो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, वो जो टाइम लैप्स है जो कि इन टाइम टी मतलब रेस्ट से 15 सेकंड तक, मतलब जो भी उन्होंने टाइम दिया हुआ है उसके बीच में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसे हम बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मतलब 15 सेकंड में कितने क्या कवर किया। और एक होती है इन टाइम टी। इन टाइम टी मींस एट द इंस्टेंट, मतलब अगर आपको 2 सेकंड पे पूछा है तो 2 सेकंड में मतलब एक उसके 2 सेकंड दूसरे सेकंड में, मतलब दूसरे सेकंड में, 1 सेकंड के बाद और दूसरे सेकंड, 1 सेकंड के बाद दूसरे सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी, मतलब उस इंस्टेंट पे या उस सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, उस सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी। अगर दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी तो फर्स्ट सेकंड से दूसरे सेकंड तक उसकी वेलोसिटी क्या थी, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, उस पॉइंट पे, उस सिचुएशन में, मतलब उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उसके जो इंस्टेंट है, मतलब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सिचुएशन, अगर दो सेकंड में ये मूव करा, दूसरे सेकंड में, पर्टिकुलरली दूसरे सेकंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 1 सेकंड से, मतलब 1 सेकंड के बाद और 2 सेकंड तक, 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड तक उसने जो भी डिस्टेंस कवर करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब उस इंस्टेंट पे, उस सिचुएशन पे, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, उस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इन टाइम की मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मींस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मींस उस पर्टिकुलर टाइम में, उस रेस्ट से उस पर्टिकुलर टाइम तक उसने कितनी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, एवरेज उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसे बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, चलो चलते हैं आगे। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज, एक मिनट, चेंज नहीं, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ओके, एंड यहां पे एंगुलर वेलोसिटी जो कि उसकी उस इंस्टेंट पे होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। ओके, अभी एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी और डी थीटा बाय डी टी, एंड इट इज द डी थीटा बाय डी टी रिप्रेजेंट क्या करता है, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट क्या करता है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व। इट इज द स्लोप, डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ द कर्व एंड डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ द कर्व एंड इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, ये शो क्या करता है, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ओके, ये एक्चुअल में शो क्या करता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है टी टाइम में, टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ये अपना क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है, एक सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, देन इसका जो यूनिट होगा ना, होगा रेडियन पर सेकेंड। लिख लो भाई। और ये थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और डायमेंशन इसका होता है, थीटा का डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी तो टी का तो होगा टी, और ये टी ऊपर जाके क्या बनेगा, t-1। ओके, डायमेंशन इज t-1। ओके, थीटा इज द डायमेंशन एंड थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको स्टेट ऑफ बॉडी पता है? स्टेट्स ऑफ बॉडी पता है आपको? स्टेट्स ऑफ बॉडी दो टाइप की स्टेट्स होती है, रेस्ट एंड मोशन। आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा कि जो मोशन, स्टेट ऑफ मोशन होती है बॉडी की, वो दो टाइप की होती है। कौन सी? रेस्ट एंड मोशन। एक मिनट, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, चलो एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर स्टेट्स ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, दो टाइप की स्टेट्स होती है। स्टेट्स ऑफ बॉडी, स्टेट्स ऑफ मोशन बोलो, स्टेट्स ऑफ बॉडी दो टाइप की स्टेट्स होती है, ऑब्जेक्ट की या बॉडी की और किसी भी चीज़ की। एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। ओके, अगर ये m मास का ब्लॉक है तो इसकी दो होती है, एक होती है रेस्ट में और स्टेट्स होती है, एक होता है रेस्ट में और एक होता है मोशन में। अभी अगर मैं ये बॉडी मान लेते हैं ये v कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है। ओके, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, ओके, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। जैसे कि आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होगा, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होगा। ओके, तो अगर ये बॉडी रेस्ट में है, मान लेते हैं ये बॉडी रेस्ट में है, जब तक कि उसके ऊपर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, हाँ, जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई भी फोर्स एफ नहीं लगाऊंगा तब तक वो बॉडी रेस्ट में रहेगी। और हम फिजिक्स में मानते हैं कि ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, और फ्रिक्शनलेस है, हम अपनी फिजिक्स में तो मानते हैं कि ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है जब तक कि हमें ना बोला गया हो कि ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है तब तक, और मानते हैं कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है और इस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। जब तक कि हमें दिया ना गया हो तब तक हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शनलेस और रेजिस्टेंसलेस है। जो भी हमारा जो सिस्टम है वो फ्रिक्शनलेस एंड रेजिस्टेंसलेस है, मतलब रेजिस्टेंस उस पर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। ओके, तो अगर ये बॉडी एम से चल रही, अगर ये बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स एफ नहीं लगेगा। हाँ, अगर मान लेते हैं मैं एक बार ही इस बॉडी को एफ फोर्स देके छोड़ दूंगा तो ये बॉडी मूव करेगी v कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओके, ये अगर रेस्ट में, अगर मैं इसको फोर्स दूंगा तो v कांस्टेंट से ये मूव करेगी। अगर मैं इसके ऊपर पर सेकेंड कोई भी फोर्स लगाता चला जाऊँ, मतलब अगर 5 न्यूटन मान लेते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया यहाँ पे एम मास पे, हाँ, एम मास पे अगर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसका तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर मैं किसी भी मास पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ तो वो तो बॉडी मोशन में आ जाएगी v कांस्टेंट स्पीड से। अगर मैं किसी बॉडी पे कंटिन्यूअसली फोर्स लगाता जाऊँ, मतलब छोड़ ही ना उसके ऊपर, अगर इस बॉडी पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स एक बार लगा के छोड़ दिया तो ये v कांस्टेंट से मूव करेगी। अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर उस पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता रहूँ जब तक कि टी टाइम तक लगाता गया, तो टी टाइम के बाद उसका कोई एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जब फोर्स लगाते जाओगे तो ये वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी का बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन के क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है एक्सेलरेशन, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं फोर्स लगातार चला जाऊं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, वो भी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर फोर्स 5 मीटर का फोर्स लगातार चलेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इसी तरह अगर मैं एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में मान लूं, मैं किसी भी सर्कुलर मोशन में, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी एम, रेडियस आर, अगर इस बॉडी पे मैं फोर्स लगाता चला जाऊँ 5 मीटर, तो ये तो मूव करेगी वेलोसिटी कांस्टेंट से, एक बार लगा के छोड़ दिया तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर मैं इस पे ऊपर फोर्स लगाता रहूं अलोंग द सर्कमफ्रेंस, अगर मैं इस पे ऊपर फोर्स लगाता चला गया तो ये क्या होगा, डीवी तो चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो डीवी चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा सर्कुलर मोशन में, वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी एक चीज समझो कि काइनेमेटिक्स के सारे कंसेप्ट, मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो टर्म्स है ना वो सेम ही है, लगभग सेम ही है। बस वहां पे क्या, सर्कुलर मोशन में उसको, उसके ऊपर क्या हो जाता है, एंगल का जो इफेक्ट है वो दिखने लगता है। ओके, तो सर्कुलर मोशन में सिर्फ एंगुलर आता है, मतलब जो सारे कंसेप्ट है वो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि थीटा का जो डिपेंडेंसी है वो थीटा के ऊपर है, जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, इसकी जो रिलेशन है वो थीटा के साथ है, मतलब एंगल के साथ है। मतलब जो भी वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा एंगुलर डिस्टेंस होगा। ओके, चलो, तो rate of change of velocity with respect to time is called as angular acceleration. Okay, angular acceleration is also of two types. एक होता है in time t, जो कि किसी भी रेस्ट मोशन की, किसी भी t जो रेस्ट पे होगी ना, रेस्ट से किसी भी t टाइम के बाद, किसी भी t टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। मतलब अगर मान लेते हैं रेस्ट पे और 15 सेकंड के बाद आपको पूछा है, जो इसके बीच में जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन इन टाइम टी, एंड एट टाइम टी मींस जो कि वो पर्टिकुलर सेकंड में उसका एक्सेलरेशन होगा, जो कि 15 सेकंड पे पूछा है तो 14 सेकंड से 15 सेकंड तक जो एक्सेलरेशन होगा उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। और जो इन टाइम टी मतलब जो कि पूरे टाइम इंटरवल में, जो कि वो पूरे इंटरवल में जो रेस्ट से या कोई पर्टिकुलर सेकंड से उसका जो इंटरवल होगा, जो पर्टिकुलर इंटरवल होगा, उस इंटरवल में जो टाइम उसका एक्सेलरेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एट टाइम टी, इन टाइम टी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, okay, average angular acceleration, and in time t means angular acceleration at the instantaneous, जो कि हुआ instantaneous acceleration. Okay, average angular acceleration, and average angular acceleration means change in velocity in total upon total time taken, जो कि उसका इंटरवल होगा, वो जो चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी में, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी टी पाई उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 13 मीटर पर सेकंड, उसकी 12 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद 30 मीटर पर सेकंड हो गई, और टाइम उसने 12 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव करने में जो टाइम लिया 10 सेकंड है, 8 सेकंड का टाइम लिया, मान लेते हैं 8 सेकंड का टाइम लिया, तो उसे बोलेंगे एवरेज होगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड जो एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अभी मतलब 11 सेकंड में किसी बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था 15 मीटर पर सेकंड, एंड 12th सेकंड पे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हुआ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर हुआ। तो उस पर्टिकुलर 11th सेकंड से 12th सेकंड तक जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन का चेंज हुआ, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, ओके 11 सेकंड से 12 सेकंड तक उसका जो चेंज हुआ वेलोसिटी में, ओके वेलोसिटी में जो चेंज हुआ 11 सेकंड से 12 सेकंड तक, तो उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज d ओमेगा बाय dt,
rate of change of velocity with respect to time is angular acceleration instantaneous, and change in velocity upon total time taken is average angular acceleration. Okay, change in velocity minus initial upon delta t या डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा डी टी अपॉन डी टी। ओके, और इसका ओके हाँ, इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अभी ये देखो कोई भी पोजीशन है एक्स, अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी मिलेगी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलेगी। हाँ, वेलोसिटी को अगर फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूं, तो मैं क्या मिलेगी, वेलोसिटी को अगर फर्दर इंटीग्रेट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को क्या मिलेगा, इंटीग्रेट में क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट कर दूंगा वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को फर्दर इंटीग्रेट कर दूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को फर्दर इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर मैं मतलब ये होगा एक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा। इज दैट राइट? ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डी एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस डी स्क्वायर बाय थीटा का डबल डिफरेंशिएशन करता हूं, डी स्क्वायर थीटा बाय डी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं ना, और इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं ना, और अल्फा इंस्टेंटेनियस। ओके, अल्फा को मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, डी ओमेगा बाय डी टी इंटू, अगर मैं डी थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और डी थीटा बाय डी टी इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ ना इसको, तो ये हो गया ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी, और इसका यूनिट हो जाएगा, एंड इसका यूनिट हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट, एंगुलर यहाँ पे लिख दो, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बोलोगे ये कैसे, डी ओमेगा का हमने अभी निकाला था, डी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड। ओके, रेडियन पर सेकेंड, और डी टी को क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आ गया समझ में क्या? और ये समझो कि डी ये क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सिंपल है यार, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ द कर्व एंड इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। ओके, चलो पॉज करके लिख लेना एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अभी हो गया ये एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। एक मिनट, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड। ओके, अगर मेरे पास एंगुलर लीनियर स्पीड कहां से आएगी, अगर मेरे पास डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, s इज इक्वल्स टू आर थीटा। ओके, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू, एक मिनट देखता हूँ चालू है क्या नहीं। ओके चलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ds को अगर मैं dt के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, r इज द कांस्टेंट, सो उसको बाहर लेके जाऊंगा, d थीटा बाय dt। ओके, ये क्या आएगा, ये आएगी स्पीड। अरे यार डिस्प्लेसमेंट को अगर dt के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी मिलेगी, और डिस्टेंस को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूंगा तो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, स्पीड मिलेगी। ओके, स्पीड इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ओके, आ गया। अभी इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं, ये रिलेशन याद रखना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये बहुत काम में आएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं, स्पीड को अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, डी स्पीड, ओके, अपॉन डी टी। आया समझ में, आ गया कुछ समझ में? तो आर ओमेगा को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा फर्दर, तो ये डी टी, आर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आएगा, और डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड डी स्पीड, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ए टी आएगा। अभी समझाता हूँ ए टी क्या है। ए टी इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि मैग्नीट्यूड होता है, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिख लेना, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, एक मिनट अभी बताता हूँ, लिख लो। ओके, पॉज करके लिख लेना, अभी बताता हूँ एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा होता है। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ये है रेफरेंस पॉइंट अपना, ये है आर रेडियस, मान लेते हैं ये बॉडी है एम। ओके, इसकी वेलोसिटी है v। ओके, और इसका एक्सेलरेशन है कुछ a, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आया, जो कि उसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये जो होता है ना एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मींस जो कि at, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। ओके, ac and at is centripetal acceleration and centripetal acceleration and tangential accelerations are the two components of angular acceleration. Okay, tangential acceleration is responsible for change in velocity. Okay, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग होता है, जो टेंजेंट के अलोंग होता है, जो टेंजेंट के अलोंग होता है, जो कि सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होता है, जो कि सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होता है, उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी। एंड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जो कि सेंटर ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है, जो कि ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है, जो कि ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है, जो कि ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक ही काम है कि जो ये बॉडी है ना, इसका डायरेक्शन चेंज करना। ओके, इसलिए जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो बॉडी का डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब वेलोसिटी का, इनफैक्ट जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, इट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज का मैग्नीट्यूड चेंज करे वेलोसिटी का, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, जो बॉडी की डायरेक्शन चेंज करे, यहाँ पे है तो यहाँ इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, जो बॉडी की डायरेक्शन चेंज करे उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज लाती है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, दैट्स क्लियर। तो अभी मेरे को बताओ, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, अगर स्पीड को डिफरेंशिएट कर दूं dt के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, इज दैट क्लियर। और डी ओमेगा,
जो कि वेलोसिटी है उसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। समझ में आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है वेलोसिटी का, और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है वेलोसिटी का। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे, जो यूनिफॉर्म मतलब अभी सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स होते हैं। कौन से बताओ यार, ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो, बताओ सर्कुलर मोशन के कौन से होते हैं, कौन से टॉपिक होते हैं सर्कुलर मोशन में, कौन से दो मोशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। दो टाइप का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस क्या, बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस, मान लेते हैं ये सर्कल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस जिस भी मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस इक्वल डिस्टेंस ऐसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लेते हैं अगर कोई भी एक्स डिस्टेंस है, हाँ, वो अगर एक बॉडी टी टाइम में कवर करती है और अगला एक्स डिस्टेंस मतलब इसके एक्स के बाद का अगला एक्स डिस्टेंस भी टी टाइम में कवर करती है, मतलब एक्स में इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, समझ में आया? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, मतलब अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर कोई भी बॉडी इक्वल, मतलब अगर मान लो कोई भी बॉडी अगर 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगाती है, तो वो अगला 1 घंटा 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ही लगाइए। अगर उस गाड़ी ने उसके आगे का 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ही लगा दिया, उसके बाद अगला 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ही लगा दिया, उसके बाद अगला 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ही लगा दिया, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में। गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में, सर्कुलर मोशन में नहीं। जब भी गाड़ी इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस 1 किलोमीटर, उसका आगे का 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यहाँ पे 100 किलोमीटर भी हो सकता है, तो 1 किलोमीटर जाने में अगर कोई बॉडी एक घंटा ही लगाती है, उसके आगे का 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ही लगाती है, अगर मान लो उसके 1 किलोमीटर में उसके आगे का 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ही लगाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी मान लेते हैं ये बॉडी एम है, एम बॉडी थीटा एंगल कवर करने में टी टाइम लगाती है। ओके, और उसके आगे का थीटा एंगल कवर करने में टी टाइम लगाती है, उसके आगे का थीटा एंगल कवर करने में टी टाइम लगाती है, उसके आगे का थीटा एंगल कवर करने में टी टाइम लगाती है, उसके आगे का थीटा एंगल कवर करने में टी टाइम लगाती है, उसके आगे का थीटा एंगल टी टाइम लगाती है, उसके आगे का थीटा एंगल कवर करने में टी टाइम लगाती है। मतलब डिस्टेंस तो हो गया सेम, ओके, डिस्टेंस तो हो गया सेम, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस तो हो गया सेम, डिस्टेंस जो है वो हो गया सेम, डिस्टेंस जो है वो हो गया सेम, और टाइम भी सेम ही है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस क्या, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, मतलब अगर कोई बॉडी एक्स डिस्टेंस जाने में टी टाइम लगाती है और उसके आगे का एक्स डिस्टेंस जाने में मान लेते हैं t/2 टाइम लगाती है, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब ऐसे समझो कि अगर 1 किलोमीटर जाने में कोई गाड़ी 1 घंटा लगाती है और उसके आगे का 1 किलोमीटर जाने में वो गाड़ी लगाती है कुछ 15 मिनट्स। ओके, उसके आगे का 1 किलोमीटर जाने में वो गाड़ी लगाती है 40 मिनट्स, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, वेरिएबल है उसकी स्पीड 30 मिनट्स। ओके, तो ये क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस
इक्वल 1 किलोमीटर जाने में वो वही गाड़ी 1 किलोमीटर जाने में एक घंटा लगाती है, उसके बाद अगला 1 घंटा 1 किलोमीटर जाने में 50 मिनट लगाती है, उसके बाद अगला 1 किलोमीटर जाने में 40 मिनट लगाती है, उसके बाद उसके आगे का 1 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने में वही गाड़ी अलग अलग टाइम लगाती है। मतलब जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, उस इंटरवल में वो गाड़ी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में वो गाड़ी सेम डिस्टेंस जो कवर करना है वो अनइक्वल इंटरवल में करती है। मतलब जो टाइम है वो वेरी करता जा रहा है, मतलब टाइम वेरी कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका जो अभी मान लेते हैं इसका जो आएगा वो स्पीड चेंज आएगा, स्पीड चेंज आएगा, मतलब स्पीड अगर वेरिएबल है, स्पीड अगर वेरिएबल है तो वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, यहां पे मैंने गलती कर दी, स्पीड एंड वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो ये कोई नहीं कह सकता कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, समझ में आया? चलो लिख के लो, लिख के ले लो, कहाँ का लिख के ले लो यार, मैं ना अलग ही कर रहा हूँ, मतलब आज तो रात के बजे 1 और मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड और मेरे को आ रही है अभी नींद। चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी तभी तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी। और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी भी क्या कांस्टेंट होगी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ रहा है, एंगुलर मतलब एंगल के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ओके, समझ में आ रहा है, लीनियर वेलोसिटी मींस जो कि एक डायरेक्शन में वो वेरिएबल होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी मतलब अगर इस पॉइंट पे मान रहे हैं तो उसकी तो लीनियर वेलोसिटी ये हो गई ना, और इसकी लीनियर वेलोसिटी ये हो गई, तो इसकी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। समझ में आ रहा है? तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाय dt भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, डी ओमेगा बाय dt भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होगा ना, अभी तो रिलेशन पढ़ाया था, अगर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा ना। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज आल्सो कांस्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये तो वेरिएबल हो गई, ये वेरिएबल हो गई, तो वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल। देन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी में याद रखना हाफ mv², v इज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी, इट इज इक्वल्स टू स्पीड का स्क्वायर। स्पीड में स्पीड अगर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड आ गया तो इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। ये कांस्टेंट तो वर्क डन जो वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट हो गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 एंड अगर काइनेटिक एनर्जी 0 देन आगे क्या लिखेंगे, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, mv। ओके, v इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल, तो मोमेंटम वेरिएबल। और उसके बाद पावर भी लिख लेते हैं एक बार, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल्स टू 0 के अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू 0। चलो अभी ऑन द कॉन्ट्रारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एंगुलर
स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नॉट इक्वल्स, इज वेरिएबल। हर टाइम के बाद डिस्टेंस कवर्ड, हर टाइम में डिस्टेंस कवर्ड अगर डिफरेंट आ रहा है तो स्पीड की वैल्यू जो होगी तो वो वेरिएबल आएगी ना। तो एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल, then angular acceleration is also variable, angular acceleration is also variable or constant. Okay, angular acceleration is variable और constant भी हो सकता है, क्योंकि अगर acceleration अगर constant है, acceleration अगर constant acceleration से अगर मूव कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही यार, डायरेक्शन तो वही है एक्सेलरेशन, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है और इक्वल टाइम के बाद चेंज हो रहा है तो इट इज ऑल्सो वेरिएबल और कांस्टेंट, मे बी वेरिएबल और मे बी कांस्टेंट। ओके, देन उसके बाद direction is also variable, velocity is also variable, acceleration is not equals to 0, kinetic energy is not constant, then work done is not equals to 0, momentum is variable and power is not equals to 0. okay, इसका contrary नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का contrary में आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलो आगे चलते हैं, लिख लिया था ना? ओके, लिख लो भाई, लिख लो, चेक लो, अभी मैंने वो इरेज कर दिया तो इसका contrary लिख लेना उस तरफ। ओके, चलते हैं आगे। अभी सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व किए जाए सॉल्व। बुक कहाँ गई यार, एक मिनट, बुक लाता हूँ। ये है क्या, एक सेकेंड ना। मेरे को क्वेश्चंस याद नहीं रहते इसलिए लिख के लाया था। A ball of mass 0.25 kg attached to end of string of length 1.96 meter, moving in horizontal circle the string will break if, then string horizontal circle the string will break if the tension is more than 25 Newton. What is the maximum speed with which the ball can be moved? What is the maximum speed with which the ball can be moved? Okay, it is the question. ट्राई कर लेना, कल देखते हैं इसका आंसर। ओके, 14 मीटर पर सेकेंड, C 3.92 मीटर पर सेकेंड, B is equals to 3 मीटर पर सेकेंड and D is equals to 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ट्राई कर लेना, कल देखेंगे आंसर क्या है इसका। तब तक के लिए गुड नाइट, और कल थोड़े से कंसेप्ट बचे हैं वो देख लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह।
एवरेज एक्सेलरेशन को अब मतलब के थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। 2 पॉइंट्स में का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना कल सीख लेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।